जय हिंद एवरीवन, मैं करण चौरसिया, आपके बायोलॉजी एजुकेटर। आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आप लोग को 2024 का बोर्ड एग्जाम 11th तो नहीं 12th 10th क्लास, इसका मैं मोस्ट वीवीआई टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन मतलब परागन तथा निषेचन, ठीक है। तो परागन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद निषेचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा देख ले, अन्यथा मैं बता दूंगा। इसके देखिए, आपको परागन तथा निषेचन के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा जो कि पुष्प के बारे में होता है। तो पुष्प का मेनली मुख्य रूप से 4 भाग होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला ये आपको दिखाई दे रहा होगा पंखुड़ी, दल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये होता है बाह्य दल, और ये स्त्रीकेसर, और ये पुंकेसर, ठीक। देखिए, इसे हम दल कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? दल। लेकिन ये अगर अकेले है तो इसे हम क्या कहेंगे? दल। और ये एक से अधिक है तो इसे हम दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम दल पुंज कहेंगे। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहेंगे बाह्य दल। इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य दल। लेकिन इसमें भी ये अगर अकेला है तो इसे बाह्य दल कहेंगे, अगर एक से अधिक है तो इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे? इसे हम बाह्य दल पुंज। ये 2 भाग हो गया। उसके बाद ये हमारा आता है स्टिग्मा, जिसे कि हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानेंगे हम? वर्तिकाग्र के नाम से, ठीक है। तो स्टिग्मा इसके ऊपर का जो ये हिस्सा आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। ये जो है बहुत चिपचिपा सा भाग होता है। ये कैसा भाग होता है? चिपचिपा सा भाग। ये चिपचिपा सा भाग इसलिए होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पुंकेसर दिखाई दे रहा है आपको, ये जब पुंकेसर के ऊपर जब परागकण जो होते हैं, कोई भी मक्खी वगैरह जो होती है इस पर जब बैठते हैं तो उसके पैर में लग जाती है परागकण, और ये स्टिग्मा होता है जो कि इसका प्रवृत्ति चिपचिपा सा होता है। ये यहाँ पर चिपचिपा सा होता है और वहां पर आने के बाद इसमें चिपक जाता है और परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे। उसके बाद ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा तना टाइप में, इसे हम कहेंगे वर्तिका। इसे क्या कहेंगे हम? वर्तिका। उसके बाद अब हम आते हैं पुंकेसर की तरफ। इस भाग को हम क्या कहेंगे? इस भाग को हम पुंकेसर कहेंगे। इस भाग को क्या कहेंगे हम? पुंकेसर। लेकिन अगर ये अलग है, ये लेकिन अलग है अकेला, इसे हम पुंकेसर कहेंगे। अगर ये एक से अधिक मात्रा में रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही 4 भाग होते हैं हमारे पुष्प के, और इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमें आज का टॉपिक परागन तथा निषेचन के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं परागन। परागन आखिरकार कहते किसको है? परागन पराग का कण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। क्या कहेंगे हम? परागन कहेंगे। पराग का कण जो होता है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। सिर्फ मतलब पुष्प का आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पुंकेसर है, ये वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक की क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागन, यानी कि पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परागन को 2 तरीके से पढ़ते हैं। 2 तरीके का परागन होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है स्वपरागन, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है पर परागन। तो चलिए अब हम जानते हैं स्वपरागन और पर परागन क्रिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए चित्र में आप लोग के ये स्वपरागन का नाम सुने होंगे। तो स्वपरागन कहते किसको है? मान लीजिए कि एक ही पौधा है। क्या पौधा है? एक पौधा है। एक ही पौधे में अपने, मान लीजिए पुंकेसर, ये क्या है? पुंकेसर है। अगर ये एक ही पौधा पुंकेसर अपना वर्तिकाग्र में किसी तरह से पुंकेसर का कण जो होता है, परागकण जिसको हम बोलते हैं, वो किसी तरीके से किसी भी माध्यम से अगर अपने वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे?
स्वपरागन कहेंगे। जड़ एक ही रहना चाहिए एक पौधा का, लेकिन अगर एक अलग जड़ है एक अलग है, मतलब एक पौधा अलग है एक पौधा अलग है, आप यहाँ समझिए ये पौधा अलग है और ये पौधा अलग है। अब इसका जो फूल है इसका पुंकेसर ये जो है परागकण इसके वर्तिकाग्र में जाकर पहुंच जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पर परागन कहेंगे, जिससे कि हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और ये देखिए अब एक पौधा है, एक पौधे में फूल कहीं से भी होंगे, ऊपर होंगे नीचे होंगे साइड होंगे डाली में होंगे, तो अब ये देख रहे होंगे कि इधर जो फूल है इधर फूल है इधर फूल है, इसका परागकण इधर इसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, चाहे इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, तो इसे हम स्वपरागन का ही नाम देंगे। क्या कहेंगे, इसे हम स्वपरागन का नाम देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको ध्यान दिया होंगे कि परागन किस किस माध्यम में होता है। परागन के मुख्यतः 4-5 माध्यम होते हैं। इसमें सर्वप्रथम अहम भूमिका कीट की होती है, जो कि आप भौरा का नाम सुने होंगे। भौरा मेन परागन भौरा ही काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो परागन होता है वो भौरे के द्वारा ही होता है। तो भौरा क्या करता है, जब फूल पे बैठता है रस चूसने के लिए, तो उसके पैर में जो झिल्लीनुमा पैर रहता है, उसके पैर में पराग का कण लग जाता है और एक फूल से वो दूसरे फूल पर जब रस चूसने के लिए जाता है तो वहां पर उसका परागकण चिपचिपा, क्योंकि स्टिग्मा कैसा होता है, ऊपर का भाग स्टिग्मा ये चिपचिपा सा भाग होता है। ठीक है, तो चिपचिपा सा भाग होने के कारण उसमें जब बैठता है तो उसके परागकण उसके पैर से सट के स्टिग्मा में चला जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है और परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मक्खी के माध्यम से, ये कोई भी मक्खी हो सकती है, भौरा हो सकती है, मधुमक्खी। अब एक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया पॉलिनेशन मुख्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आप लोग देख रहे होंगे कि कीट के द्वारा परागन। किसके द्वारा परागन, अच्छा कीट के द्वारा परागन को हम क्या कहेंगे, एंटोमोनोफिली कहेंगे। ठीक है, कीट के द्वारा परागन को हम एंटोमोनोफिली कहेंगे। उसके बाद पहले ये समझते हैं कीट के द्वारा परागन आखिरकार होता कैसे। अभी मैंने आपको कीट के बारे में ही बताया कि कीट का परागन कैसे होता है। कीट के द्वारा, कीट जब एक से दूसरे पौधे में जाते हैं रस चूसने के लिए, तो कोई भी कीट, मधुमक्खी हो गया, छोटा छोटा इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में, देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे कि भौरा का एग्जाम्पल है, मधुमक्खी है। ठीक, उसके बाद हम आता है पक्षी के द्वारा परागन। इसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्निथोफिली। जब पक्षी अपने भोजन के लिए इधर उधर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के फूल पर फल लाने के लिए जाते हैं, तो उसके बगल में फूल भी तो होगा, जहाँ फल होगा वहां तो फूल होगा। और वहां पर जैसे ही खाते हैं तो फूल को जैसे अपने चोंच से खाते हैं, तो या तो उसके चोंच में साइड से पराग के कण चिपक जाते हैं या लग जाते हैं, या तो उसके पैर की झिल्ली नुमा रहता है, उसका पैर में उड़ते समय या चलते समय पेड़ पर उसका पैर में लग जाते हैं। तो वो जब एक पौधे से दूसरे पौधे में आते हैं, या एक फल से दूसरे फल पर जाते हैं, या एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो परागन की क्रिया संपन्न एक से दूसरे में हो जाती है। तो हमारा पक्षी के द्वारा परागन हुआ। अब हम आते हैं वायु के द्वारा परागन। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि वायु के द्वारा परागन किस प्रकार से होगा। वायु के द्वारा परागन, अब गेहूं, धान, इस सब में अगर माने कि कीट के द्वारा परागन होगा तो पता चलेगा कि गेहूं के 6 महीना पूर गया है, अभी तक परागन की क्रिया संपन्न नहीं हुआ। गेहूं का खाली गाछे तक हो गया, गेहूं का पते नहीं है उसमें, होगा कि नहीं होगा, गेहूं का पते नहीं है उसमें। तो इसमें वायु के द्वारा परागन होगा। इसमें कैसा परागन होगा, इसमें वायु के द्वारा परागन होगा, और इसको हम कहेंगे एनिमोफिली। इसको वायु के द्वारा परागन क्या कहेंगे हम, एनिमोफिली। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वायु के द्वारा परागन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये एनिमोफिली कभी कभी इंग्लिश में से ज्यादा याद कर रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए तो दिमाग में रहेगा। अब आते हैं हमारा जल के द्वारा परागन। अब बोलिएगा कि जल के द्वारा परागन कैसे होता है। जल में जब कोई भी पौधे आते हैं तो उसका जो पौधे उगते हैं या किनारे रहते हैं, तो उसका जो परागकण होता है कभी कभी जड़ के नीचे गिरता है। तो वो जब नीचे गिरता है तो जल के माध्यम से बहकर एक पौधे से दूसरे पौधे में चल जाता है। और स्टिग्मा की प्रवृत्ति कैसे रहती है, वर्तिका, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, चिपचिपा सा होता है। तो वो जैसे जल में बह कर जाते हैं, चिपचिपा से वो चिपक जाता है, और क्या हो जाता है, वो फिर परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है जल की। और ये जल में जो परागन होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे इसे हम, हाइड्रोफिली। चलिए अब हमारा आता है जीव के द्वारा परागन। किसके द्वारा परागन,
जीव के द्वारा परागण। तो जीव के द्वारा परागण कैसे होता है? जैसे जीव में तो हम लोग भी आते हैं, पशु पक्षी भी, लेकिन मेनली बड़े जीवों की बात हो रही है यहाँ पर। तो जीव में द्वारा परागण मुख्यतः हम लोग जैसे कि बाग बगीचे जाते हैं खेलने के लिए या कहीं पर घूमने के लिए, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग फूल को बिना हाथ लगाए हुए हमारा हाथ नहीं मानता, जैसे हम हाथ लगाते हैं फूल में तो एक दूसरे से फूल टकराते हैं और वो क्या था, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, और एक इसमें मेनली मुख्य रूप से परागण होता है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया होता है, जो कि 40 किलो वजन का होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या होता है? रिफ्लेशिया, जिसका कि वजन 40 किलो होता है। उसमें चींटी के, हाथी के द्वारा होता है परागण, सॉरी, हाथी के द्वारा परागण होता है। हाथी का जो सूंड होता है जिससे वो रस खींचता है, जब वो रस खींचता है तो उसकी थूथक उसको कहते हैं, उसमें लग जाता है और वो फिर एक से दूसरे में जाता है, तो परागण की क्रिया वहां पर संपन्न होती है। एक फूल से दूसरे फूल में गया चूसने के लिए, वहां परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। 40 किलो का होता है ना परागण फूल रिफ्लेशिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोग बताया कि रिफ्लेशिया फूल एक 40 किलो का होता है। उसी में किसी ने कहा था कि तुझे तो मन करता है पलकों पे बिठा के रखूं, लेकिन ये दिल को कैसे समझाऊं कि तू 40 किलो का है। आज पता नहीं लगता है 40 किलो का है, पलका बैठेगा गिर जाएगा। फिर देखो, अब हम आते हैं यहाँ गैमेट। अब निषेचन, अभी हमने पढ़ा था परागण के बारे में, तो परागण की क्रिया संपन्न हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? निषेचन के बारे में। निषेचन जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए निषेचन पहले आपको बता दें कि पहले हम लोग मानव में निषेचन किस प्रकार से होता है। एक नर युग्मक चाहिए, एक मादा युग्मक चाहिए। दोनों जब अलग अलग है, मान लीजिए ये नर है और ये क्या है, मादा, दोनों के पास अपना अपना एक युग्मक होता है, दोनों के पास युग्मक है। ठीक, युग्मक है। दोनों का युग्मक जब एक साथ मिले, दोनों का युग्मक जब एक साथ यहाँ मिले, यहीं पर क्या बन जाता है? ये युग्मनज बन जाता है। युग्मनज क्या बन जाता है? ये युग्मनज बन जाता है। और ये युग्मनज जहां पर जाके मिले, जहां पर रहता है, कहां पर मिलेगा? तो भ्रूण में मिलेगा। ठीक है, अंडाशय में जाके मिलेगा, भ्रूण में मिलेगा। तो वहां पर जब तक, देखो भ्रूण का मतलब होता है कि जब तक आपका बच्चे, मानव में बोल रहे हैं, जब तक शिशु जन्म नहीं लेता है, शिशु जहां पर है, जब तक शिशु जन्म नहीं लेता है तब तक उस जहां पर शिशु है उसे हम भ्रूण का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? भ्रूण। जब शिशु बाहर निकल गया तब तो वो शिशु हो ही गया, लेकिन जब तक शिशु है अंदर तब उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण। ठीक, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि गैमेट मतलब युग्मक। युग्मक कैसे बनता है? इसका परागकण का युग्मक और वर्तिकाग्र का युग्मक अलग अलग है, अलग अलग है ना जी। जब ये एक दूसरे से मिल गया, इधर से जब ये इधर आके मिला, इसका युग्मक इसमें, तब ये प्रक्रिया कहलाएगी युग्मक, युग्मनज, युग्मनज। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मनज। और जब ये मान लीजिए कि यहाँ पर आया, फल कहाँ बनता है? यहीं पर ना फल बनता है जी। देखिए फल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर जब आ गया, जब तक ये फल बन के बाहर नहीं आ जाता तब तक इसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम भ्रूण कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से फल का निर्माण होता है और अब फल किसे कहते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही रहेगा, फ्रूट्स के बारे में। किसके बारे में रहेगा? फ्रूट्स के बारे में। ठीक, अगला ये वीडियो हमारा था पहले परागण तथा निषेचन के बारे में। इसमें मैंने थोड़ा सा फूल के बारे में बताया। इसके पहले के वीडियो में मैंने फूल के पूरे पार्ट्स के बारे में बता रखा है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे ज्वाइन कर ले और जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसे शेयर करें, ताकि वो 2024 के एग्जाम तक प्रिपेयर कर सके अच्छे तरीके से इस चैनल के माध्यम से। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम
ग्रुप से आप जुड़ जाइए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आगे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फल के बारे में। फल कितने प्रकार के होते हैं, फल कैसे बनते हैं, सत्य फल और सत्य फल। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।